हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो आपका बिहार टीआरई 3 का टीजीटी सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसकी फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। फ़िलहाल फाइनल आंसर की को यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोगों ने ये जनरल स्टडीज़ से लेके टोटल आपका मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सभी के मतलब जितने सोशल साइंस का ये सेट नंबर ई है, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट पे अभी भी अवेलेबल है, वहीं से हमने ये उठाया है। एक्चुअली पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था, इस बार का कुछ हो नहीं पाया। कट ऑफ वगैरह का भी काफ़ी लोगों की क्वेरी रही थी, तो एक्चुअली जब तक हम लोग ये सॉल्व नहीं कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के कई जो स्कोर हैं वो जान नहीं लेते हैं, तब तक कट ऑफ का फर्जी वीडियो बनाना कोई ज़्यादा औचित्य उसका नहीं होता है। इसीलिए इस बार का जो पीजीटी या टीजीटी सोशल साइंस या जूनियर किसी का भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। फ़िलहाल फाइनल आंसर की के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक कट ऑफ जो है, जो आप लोगों के द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पे रहेगा, उसको हम लोग जो है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये आपका अभी आंसर की जारी करी गई है, फाइनल आंसर की है। कितने प्रश्नों का परिवर्तन हुआ है, कैसे है, क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। केवल मैं यहाँ पे आंसर बताते हुए चलूँगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और आपका जो यूजीसी नेट वगैरह के जो बैचेज चल रहे हैं, कल आपका ऐप पे आ जाएगा और चल भी रहा है एप्लीकेशन पे, आप देखिएगा वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा जीएस बाय दिवाकर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आए थे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए दिया गया जो प्रश्न है पहला वाला कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर पूरी लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो निकालनी है, जहाँ पे पाई का मान आपका दिया है, ठीक है, कितना है 22/7 है, पाई का मान दिया है। तो इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे कि क्या आंसर दिया गया है। तो इसमें आपका 50 मीटर दिया गया है, कैसे निकला है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, या तो जब डिटेल्ड वाला हम लोग डिस्कशन करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। अभी यहाँ पे पर्पज़ केवल यही है कि आपको बता दिया जाए कौन से प्रश्न में आपने अगर वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाई होगी तो कौन सा बदला है, कौन सा नहीं बदला है, ठीक है। फुल जो है यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है, इसीलिए इसमें देखिए आपका -2/3 पावर -3 कह रहा है कि को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल जो आपका निकल रहा है वो आपका इतना प्राप्त हो जाए। तो इसका जो 35 का दिया गया है ये आपका -2/3 दिया गया है, ठीक है। 32 देख लीजिए, साथ साथ करते हुए चलिए। 32 में जो आंसर दिया गया किसी बेलनाकार टैंक की धारिता का, तो इसमें आपका राइट आंसर बी दिया है इन्होंने, ठीक है। 36 में जो राइट आंसर दिया गया है वो आपका बी ही दिया गया है, 5 to 7, ठीक है, x+1/x का। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% जो है कितना होगा, ठीक है, 33। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा 148 हो जाएगा, ठीक है। और 37 में देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका दिया गया है एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपये के सिक्के हैं, इसको 2:3:4 के रेशियो में आपको डिवाइड करने हैं। कह रहा है कि टोटल सिक्कों का मूल्य जो है 2000 है, 2 रुपये के कितने सिक्के यहाँ पे थैले में होंगे, ठीक है ना। 37 इसमें जो आपका हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा 37 का ई, ठीक है, ये डी तक नहीं होंगे, ई होगा यहाँ पे करेक्ट। 34 देख लीजिए, 34 में एक अधिकारी के वेतन 25% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो नए वेतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी, यानी कि 20% का। ये 25 जब भी बढ़ाया जाता है तो 20 की कमी होगी, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा अगर परसेंटेज, तो उसमें आपका एक ट्रिक होती है 1 × 1 = 1, ठीक है, इसका। तो इसमें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी मूल्य में जो वृद्धि होती है वो हमेशा, ठीक है, इसी फार्मूले के बेस्ड पे होती है, ये आपका एक तरह से ट्रिक है। 38 में देख लीजिए, उसी पे आपका 25 बढ़ाना तो 20 आएगा, कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 यानी 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 38 नंबर, 10 भुजाएं हैं इस बहुभुज में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 39।
एक एक करके चलते हैं, फटाफट आंसर हो जाएगा। 39 में जो कह रहा है कि आपका जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पाद में उपयोग होता है। जो जिंक ऑक्साइड है वो पेंट में यूज करा जाता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। 40 नंबर। तो इसमें आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, 40 नंबर का। आगे देखिए, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन की जो मात्रा होती है उसका रूप क्या होता है। ग्लाइकोजन किस रूप में यहाँ पे संग्रहित होती है, तो ये पॉलीसैकेराइड के रूप में जो है शरीर में यकृत वगैरह में ये आपका क्या होता है, संग्रहित होता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है। 42 में देखिए, तो ये आपका दात्र कोशिका रक्ता में हो गया। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। किसमें जो है, किस प्रकार की दवाई के लिए एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर है। तो आपका एंटीसेप्टिक जो दवाएं होती हैं उसमें आपका एथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 44 में आ जाइए। 44 में 15 डिग्री ताप एवं 380 मिलीमीटर दाब पर ध्वनि का जो वेग है 340 है, ठीक है। यदि ताप को परिवर्तित करते हुए दाब को क्या किया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो ध्वनि के वेग का जो मान हो जाता है वो कितना होगा, ये आपका 340 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणुविक निर्मित होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 256। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो ये आपका किस संरचना से होता है, कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो ये आपका कुवैती दिनार है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से करी है, ठीक है। तो ये आपका किससे करी है, सोलापुर से करी है। ये देखिए करंट अफेयर्स है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये पूछ रहा है कहाँ से करा है इन्होंने, तो महाराष्ट्र से करा है। किस शहर से करा है, तो उस शहर का नाम है सोलापुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जिनका इंग्लिश मीडियम है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा पेपर आपका जो है साइट पे पड़ा हुआ है और साइट पे आंसर की भी है। बस यहाँ पे दिखाने का पर्पज़ ये है कि जो लोग बाद में भी देखेंगे या आगे TRE 4 देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी आपका यूजफुल हो जाए। कम से कम वो प्रश्न और आंसर एक साथ देख लें। जो लोग TRE 3 दिए हैं तो वो भी यहाँ से देखते हुए चलें कि भाई उनका कौन से प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की में फाइनल में क्या उत्तर दिया गया है, ठीक है ना। तो 49 में जो आपका दिया गया है, IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया था, तो ये आपका अल्टेयर के साथ करार किया है। और नेक्स्ट आपका अकादमिक पुरस्कार जो आपका ऑस्कर अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 का, ठीक है। तो ये आपका किसको दिया गया है, सिलियन मर्फी को 2024 का ऑस्कर मिला है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया। 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं के लिए किसको चुना गया, तो ये आपका जो है हेले मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट आइए 52। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बना है, तो ये आपका मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है ना। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा किस प्रश्न में डाउट है या फाइनल आंसर की में भी गलत दिया है और आपने ऑब्जेक्शन भी लगाया, सही नहीं किया है, तो उसका एक ऑथेंटिक प्रमाण आप रख लीजिएगा। नहीं है तो मैसेज करिएगा, तो मे भी हमारे पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 53। तो किस देश में किया जाएगा, ये आपका सिंगापुर में किया जाएगा। और नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे जो दिया गया है, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया। यह किस देश में है, जो विदेशी बंदरगाह एक इन्होंने सिटवे जिसका नाम है, ये आपका कहाँ पे है जिसको भारत को चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार का बंदरगाह सिटवे। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या बोला जाता है। चलिए ये ज्योग्राफी के प्रश्न आ गए आपका, तो इनको क्या बोला जाता है, सदाबहार वन क्षेत्र जो वहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा वाला,
ठीक है। उनके वनों का नाम ही सुंदरी वृक्ष वहाँ पे पाई जाती है ना, तो इसलिए सुंदरवन है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या जानी जाती है? तो कौन सी है? कोसी, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। वृक्ष की जड़ों को मृदा जो है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? ठीक है, 57 कैसे मिलता है? ये केशिक जल के द्वारा, ठीक है। यहाँ से जड़ों के केशिकात्व के द्वारा जो है नलियों में पतली पतली यहाँ पे आप देखेंगे सिराएं होती हैं ना, उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, पानी, जड़ों को मृदा से पानी प्राप्त होता है। जो आपने मूल रोम पढ़ा होगा ना जड़ों में, इस तरह से आपका वृक्षों की जड़ों में मूल रोम होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये आपका सोखते हैं पानी, और इनके द्वारा क्या होता है कि पौधों पे के इनके डालियों पत्तियों तक ये जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। इधर वाले प्रश्न हम लोगों ने करा कि नहीं? 54, 55 हो गया, 56, 57 भी आपका हो गया। चलिए 58 देखते हैं। 58 है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ठीक है, 58 नंबर। तो इसमें आपका 36 किलोमीटर अधिक है। और नेक्स्ट आपका किस विषुवृत्तीय जो व्यास है वो ध्रुवीय व्यास के बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने का डिफरेंस होता है? ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब देखिए ये ज्योग्राफी के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? ठीक है ना, 82.5 पे या 78 है, 87 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 पे। ये 5 राज्यों से होके जाती है। आज एनसीईआरटी में हम लोगों ने इसको ही करा है। ठीक है, इन 5 राज्यों का नाम क्या क्या है? ठीक है, कहाँ से जाती हैं, मानक समय रेखा कर्क रेखा को कहाँ पे काटती है, ये सारा जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, जो लक्ष्य सीरीज के नाम से चल रही है, वहाँ पे आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा डाटा। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का जो है श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो ये आपका MS स्वामीनाथन को जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन का। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? एवरेस्ट है, कंचनजंगा, K2। अब देखिए ये भारत की स्पेशल पूछ रहा है 61, तो इसमें आपका क्या है? K2 है। अब जनरली ज़्यादातर लोग यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। एक आपका ये होता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो भारत की होगी तो ये आपका K2 गार्डविन आस्टीन है। ठीक है, काराकोरम वाला रेंज है, उस पर है ये। लेकिन यदि ये पूछे कि भारत में स्थित जो है, तो भारत में की बात करेगा तो यहाँ पे आप कंचनजंगा पे आ जाइएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारत में है। ये K2 क्या है आपका, हम लोग भारत में दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एरिया क्या है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये आपका POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक के द्वारा जो अधिकृत करा गया है कश्मीर का इलाका, वो आपका यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 61 का। कैसे, कहाँ पे, कौन से प्रश्न आगे आपके बन सकते हैं? आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का, टेथिस का, पैंजिया का। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न को जो है कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है कि न केवल भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है, बल्कि इधर वाले क्षेत्र भी आपके शामिल किए जाते हैं, जो पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश भी हैं, ये भी आपके इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली आपका गोंडवाना लैंड से भी बना है। और गोंडवाना लैंड किसका भाग है? पैंजिया का भाग है। ठीक है, पैंजिया से 2 आपका विभाजन हुए ना, एक आपका क्या लारेसिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट इधर साधारण यानी कि आपका इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे आपके दक्षिण जो गोलार्ध के कई आपके महाद्वीप हैं जो इससे ही बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको इसमें रिमूव किया गया। ठीक है ना। आगे देखिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो है ये गोंडवाना होना चाहिए, और यदि थोड़ा सा और हम लोग इनडायरेक्टली देखें तो गोंडवाना और पैंजिया दोनों होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक से अधिक होना चाहिए D, तो कई आंसर इसमें संभव थे, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। आगे देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? तात्या तोपे हैं, कुंवर सिंह हैं, नाना साहेब हैं। ठीक है, 63 में।
तो 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व जो है नाना साहेब ने किया है। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक जो दिशा है किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो राष्ट्रवाद की जो दिशा के बारे में बात करी गई, अध्यात्म से जोड़ा किसने? तो ये स्वामी विवेकानंद ने जोड़ा। ठीक है ना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारधाराओं को या विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? 65। तो ये आपका अमृत बाजार पत्रिका है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी। ठीक है, जल्द ही इसका आंसर हम लोग एक हिस्ट्री की भी क्लासेस का जो प्रीवियस ईयर का है वो भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि सिविल सर्विसेज के पर्पज़ से यहाँ पे चीज़ें कराई जाएंगी तो वो आपका मिल जाएगा। जैसे बिहार PCS, UP PCS प्रीवियस ईयर। 66। 1918 में अहमदाबाद के जो मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? पटेल जी हैं, महात्मा गांधी, जमशेदजी टाटा। ठीक है, 66 का जो करेक्ट आंसर है वो महात्मा गांधी जी है। और इसी समय इन्होंने भूख हड़ताल करी थी पहली बार। ठीक है, भारत में जब वो वहाँ से लौट के आते हैं अफ्रीका से, तो 1917 में आपका जो है नील वाला विद्रोह को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और चंपारण वाला जो मामला था, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद ही आपका ये अहमदाबाद वाला हो जाता है, जिसमें उनके जो एक जैसे 1 ईयर का पेमेंट का देने का था तो वो 35% पे फाइनली एग्री हुए थे। वही मामला इसमें बात करी गई थी कि मिल मजदूरों में, वो प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि पहली बार जो है भूख हड़ताल किन सत्याग्रह में करी है? तो ये अहमदाबाद में करी। एक्चुअली ये आपका UP PCS में बहुत बार पूछा है, UP PCS और BPSC में भी। जो बिहार का PCS होता है उसमें ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? ये भी देखिए BPSC का यानी बिहार का PCS का पेपर का ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया या किसने उसकी स्थापना करी? नाम क्या है? कार्यानंद शर्मा। ठीक है ना। आगे देखिए, मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुद्दीमन कमेटी आपका द्वैत शासन प्रणाली या द्वैत प्रणाली के बारे में। भारत में वह महान एकताकर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया बल्कि अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया। यह किसके द्वारा ये कहा गया कथन था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें राइट आंसर जो ऑफिशियल आंसर की दिया है वो आपका E ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 69। 70 आ जाइए। यहाँ पे दिया गया देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इसमें आपका राजा महेंद्र प्रताप है, इन्होंने भी बाहर करा था। रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रासबिहारी बोस ने अस्थायी सरकार को संगठित करने में इनका प्रयास ज़्यादा रहा है और लोगों की अपेक्षा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो आपका हो गया GS वाला टोटल पेपर, मतलब 40 प्रश्न आपके जो GS के वो हो गए। अब यहाँ से आप GS मिला लीजिएगा। GS में एवरेज अगर आपके 20-22 हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 22-25 आपके हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ठीक ठाक स्कोर आपका है और हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ठीक है, हिस्ट्री का जो प्रश्न है पहला वाला देखिए। तो हड़प्पा सभ्यता को किसके ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ये आदि ऐतिहासिक चरण में इसको रखा जाता है। सिंधु घाटी का जो स्थल है सूतकांगेडोर, ये किस नदी के मुहाने पे स्थित है? सूतकांगेडोर। चलिए, सूतकांगेडोर कहाँ पे है? रावी पे है, झेलम, दासक, किस पे है? ठीक है, तो ये आपका जो है दासक नदी पे है सूतकांगेडोर। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुलास है वो कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है हुलास? तो हुलास इनमें से कोई नहीं ऑफिशियल आंसर की। और यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, एंटियोकस एंड्रोकोटस एंटिगोनस, किस नाम से? तो ये आपका सेंड्रोकोट्स नाम दिया गया। किस यूनानी लेखक ने कहा था कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किसने ये कहा था? स्ट्रेबो ने कहा था। चलिए, ज्योग्राफी वाले भी आ गए हैं हिस्ट्री में। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको जाता है? अशोक को बुद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो ये उपगुप्त के द्वारा दीक्षा दी गई थी। नेक्स्ट आ जाइए, अशोका ने अपने शासनकाल में
अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा करी थी? तो ये आपका 10वें शासनकाल में इन्होंने बोध गया की यात्रा करी। लघु शिलालेख में अशोका ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। ठीक है, किस लघु शिलालेख में? भाब्रो, गुर्जरा या मस्की, किस में करा है? तो भाब्रो में ये इन्होंने विश्वास प्रकट किया कि अशोक ने त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ है। ठीक है, मौर्य शासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? कहाँ से संग्रहण किया जाता था? 100, 50 या 10? तो इसमें कौन सा राइट है? 10 जो है संग्रहण वाले गांव में आते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? ठीक है, कितने प्रकार के गुप्तचर का? 2 गुप्तचरों का वर्णन किया गया है इसमें। आगे देखिए, नेक्स्ट है मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये आपका रूप दर्शक। ठीक है, मुद्राओं का जो परीक्षण करता था मौर्य काल में वो कौन था? उसका नाम था रूप दर्शक। ठीक है, रूप को देखने वाला वही मुद्रा को देखता था। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? मौर्य शासन में किस महीने से वित्त वर्ष था? तो ये आपका जो है आषाढ़ से वित्त वर्ष था। आगे देखिए, मौर्य से कई प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण कराया था? ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी पर किसने गुहा निर्माण कराया था? तो ये दशरथ ने कराया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल जो अभिलेख है, इसके लेखक कौन है? तो एहोल आसान सा प्रश्न है, रवि कीर्ति है ये। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उत्साहित किया था? तो कौन है ये आपका सिंहनाद था। ठीक है, सेनापति, और इसने ही सिंहासन रोहण के लिए उसको मोटिवेट किया था कि प्रभु आप ही जो है इस सिंहासन के योग्य हैं और प्रयास करिए। ठीक है, वही है कि मोटिवेट कर दिए, चढ़ा दिए, फिलहाल जो है सफलता मिल गई। आगे देखिए, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी? तो उपाधियां जो राजाओं की हैं हिस्ट्री में वो भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, पूछा गया है। ठीक है, कब धारण करी थी? 641 BC के आसपास इन्होंने धारण करी थी। आगे देखिए, विनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? विनसांग ने यह कहा कि जो हर्षवर्धन थे ये बिहार में किस स्थान पे पीतल का विहार बनवाया इन्होंने? तो ये आपका नालंदा में पीतल का विहार बनवाया था। कितने महीनों तक जो है विनसांग नालंदा में ठहरा था? ठीक है, ठहरा और पढ़ाई करी थी। तो इसमें आपका जो है कितने महीनों तक है, ये रॉन्ग है, मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये आपका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें सारा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा हिस्ट्री वाले, या आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपका होगा आप वहाँ से देख लीजिएगा। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? राजराज प्रथम ने करा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? ठीक है, किसने ये नई राजधानी बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो किसने कराया था? ये राजराज प्रथम ने कराया था राजेश्वर मंदिर का निर्माण। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? ठीक है ना, तो चोल नारायण किसको कहा गया? राजराज प्रथम को। अब राजराज प्रथम से देखिए 3 प्रश्न आ चुके। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? ठीक है, अब आ गया जो है मेडुअल इंडिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? जो पिछला प्रश्न है, चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया, तो राजराज प्रथम। इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो ये आपका जो है बदायूं का बनाया गया था। ठीक है, बदायूं उत्तर प्रदेश में है। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन एल्दौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया था?
गजनी का जो ताजुद्दीन एल्दौज था उसको, ठीक है। तो ये आपका जो है तारायन को, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए किस वजह से ये जो आपका इल्तुतमिश वाला है बदायूं सही करा गया है। जो ऑफिशियल आंसर की में कमेंट दिया गया है कि इल्तुतमिश वाज अपॉइंटेड गवर्नर इन बदायूं फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बीपीएससी ने आपको रीजन भी दे दिया है कि भाई हमने किस वजह से जो है इसको ऐसा करा है, ठीक है ना। तो अब कितना उम्मीद करेंगे आप बीपीएससी से, इतना अच्छा तो आंसर की इन लोगों ने दे रखा है। बहुत अच्छा है कि भाई पेपर कम से कम आपको और लोगों से ढूंढना नहीं पड़ रहा है, ईजिली पेपर यहाँ पे मिल भी जा रहा है। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन लौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया था, ठीक है, किस प्लेस पे ये करा है, तो ये तारायण पे, ठीक है ना। आगे देखिए, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन का कितना खर्चा हुआ था। तो ये आपका इल्तुतमिश आप जानते हैं कि गुलाम था, ठीक है। तो इसको ख़रीदा किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कितना जो है इसका खर्चा हुआ था, तो 1 लाख जीतल में ये ख़रीदा गया था। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान करी थी। ये देखिए आसान से प्रश्न है सब, ठीक है। 1229 में ये मान्यता प्राप्त करी थी, क्योंकि मान्यता के बाद ही जो है वो प्रॉपर तरीके से राजा बनेगा या स्वायत्ता हासिल करेगा, ठीक है। 1229 में खलीफा के द्वारा जो है उसको मान्यता प्राप्त दी गई थी। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। कुब्बतुल इस्लाम जो है इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन कहा गया। जो बलबन वाला शासन था ना, उसी में आपका चालीसा भी का गठन भी किया गया था। 29 में देखिए 1236 से 66 का, ठीक है। किस सुल्तान के अधीन जो है नाइब ममलिकात का नया पद सृजन किया गया। तो किसके टाइम पे, मुइजुद्दीन बहराम शाह के टाइम पे नाइब ममालिकत या ममलिकात नया एक पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए 31 नंबर है, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास सर्वप्रथम नाइब ममालिकत कौन बना। अब देखिए नाइब ममालिकत किसके द्वारा किस टाइम पे करा गया, बहराम शाह। फिर वही प्रश्न दे दिया कि कौन बना था पहली बार। तो पहली बार कौन बना, इख्तियारुद्दीन एतगीन बने थे, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन का जो मूल नाम था वो क्या था, ठीक है। बलबन के टाइम का जो मूल नाम था बलबन का मूल रूप से क्या नाम था, बहाउद्दीन, ठीक है। चलिए फिर नाइब ममालिकत के पद पर बलबन को हटाकर किसे बहाल किया है, तीसरी बार देखिए। तो यानी कि हिस्ट्री आप समझ सकते हैं, एक प्रश्न आप याद कर लेंगे 3-4 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। इसका मतलब इतिहास आसान है, जो दिया गया पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नाइब ममालिकत के पद पर बलबन को हटाकर किसको लाया गया था, तो ये आपका इमादुद्दीन रेहान को लाया गया था। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु तो सिक्कों पर क्या खुदवाया था। तो नासिर अमीर उल मोमिनीन ये खुदवाया था बलबन ने, ठीक है। बलबन से भी 2 प्रश्न हो गए। ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकुबाद था, ठीक है। ममलूक या दास वंश का जो अंतिम शासक था वो कैकुबाद था, ठीक है। ये भी आपका आसान प्रश्न है। अगर पीसीएस के पेपर आप प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के सॉल्व किए होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप कर ले जाएंगे यहाँ से। 36 में देखिए, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। तो ये राणा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था, ये भी आसान है। किस स्थान पर जो है अकबर का राज्यारोहण किया गया था, ठीक है। अकबर का राज्यारोहण जो है किस स्थान पे किया गया, कालानौर पे किया गया था। तो अकबर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए 2 प्रश्न हो गए, तीसरा भी अकबर से। अकबर का अंतिम विजय किस पर था, तो किस पर था, ये असीरगढ़ पे अंतिम विजय था अकबर का। और अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, चौथा प्रश्न अकबर से। तो भाई अब कैसा लेंगे आप, यहाँ पे 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा करी। 5वां प्रश्न भी अकबर से, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे बनवाया, ठीक है। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं कह रहा, दिल्ली है, बुलंदशहर, अजमेर है। अब ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं।
अब ज्योग्राफी आपकी चालू हो गई है, यानी 40 प्रश्न इसके भी हो गए कंप्लीट। चलिए अब आगे ज्योग्राफी के 40 प्रश्न हैं। ज्योग्राफी के पेपर को देखते हैं किस लेवल का प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, यहाँ पे देखिए हम लोग अभी ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करेंगे। आपका हिस्ट्री का और जीएस का हो चुका है। ये पेपर है आपका टीजीटी का, ठीक है, टीजीटी एसएसटी का, जो आपका यानी सोशल साइंस टेस्ट का है ये। और ये किसका टेस्ट है, ये आपका पेपर है बीपीएससी टीआरई 3 का, ठीक है ना, उसी का पूरा साल है, ठीक है। ये कंप्लीट एक वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री हो गया है 40 प्रश्न, अब ज्योग्राफी के 40 प्रश्न देखते हैं, फिर 40 पॉलिटी होगा, 40 इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना। चलिए समझिए, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का जो विस्तार है वो कितना है, 2.4% भाग पे है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाइए, भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है, 6100, 75, 16 है, 5900 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे पूछा क्या, मुख्य भूमि की। दो चीज़ें हमने देखी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो सीरीज चालू करी है एनसीईआरटी की, आप लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न वहाँ से कब मिल जाएंगे आपको। और पढ़ाते समय ही हमने मेंशन किया है कि मुख्य भूमि क्या है, संपूर्ण भारत क्षेत्र क्या है, ठीक है। मुख्य भूमि का मतलब कि जैसे ये हमने बना दिया इंडिया का मैप, मान लीजिए, चलिए रफली मैं बना दे रहा हूँ केवल समझाने के लिए, आपका समझाने के पर्पज़ से, ठीक है। ये जो एरिया है ये भारत का क्या, मेन लैंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत का विस्तार क्या, ये इंदिरा पॉइंट तक है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसके जो आप अक्षांशीय मान देखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है ना। जबकि भारत का जो आप पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कितना 37 डिग्री 6 मिनट होता है, समझिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका ये जो एरिया है ये मेनलैंड का है। तो जब इसको आप देखते हैं तो ये आपका टोटल 6100 है, ठीक है, जो तटरेखा है। लेकिन जब यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, उसको जब मिला लेंगे तब आपका ये 7516 हो जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे आ जाइए, देखिए आ गया उसी चीज़ का, इंदिरा पॉइंट की क्या विशेषता है। तो इंदिरा पॉइंट की विशेषता ये है, वर्तमान में यह दृष्टिगत नहीं है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है, और ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का पार्ट भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर में, गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। गारो खासी और जयंतिया ये आप जान ही रहे, मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इन्हीं में आपका जो है चेरापूंजी और मासिनराम है, ये कीप आकार की जो पहाड़ियाँ होती हैं, इसी में आके मानसून आपका फंस जाता है, खूब वर्षा करता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस समय जो है अभी आपका सबसे मैक्सिमम तापमान अब तक का मासिनराम में देखा गया है। मतलब मासिनराम में जितना टेम्परेचर नॉर्मली रहता था अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस समय वहाँ पे था। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का की वजह से वो पूर्व रोपित जो घाटियाँ हैं इनसे होकर कौन सी बहती हैं, ठीक है, यानी पूर्ववर्ती घाटियों के द्वारा कौन सी बहती हैं। तो सतलज और सिंधु, यानी कि ऐसी घाटियाँ जो आपका उत्थान, ठीक है, जैसे उत्थान होता है उत्थान के पूर्व ही ये घाटियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, या पहले से ही इन घाटियों से ये नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती घाटियाँ उनको बोलते भी हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर सतलज और सिंधु हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिक संस्थान यानी नीरी जो आपका नागपुर में है, इसके अनुसार भारत में उपलब्ध जल जो है वो कितना जल ऐसा है जो प्रदूषित जल है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 70% जल ऐसा है जो प्रदूषित है। तो इसमें आपका जो राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्थान है नीरी, वो कह रहा है कि नागपुर के अनुसार जो है भारत में लगभग कितने प्रतिशत जल जो है प्रदूषित रहा है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 70%, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम आपका सही है। किस क्रम में, बेसिन का जो एरिया है उसमें घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आपका सबसे छोटा, ठीक है। यानी कि आपका
अवरोही क्रम में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो आपकी बेसिन है वो किसकी है, गंगा की है, फिर आपकी सिंध हो गई, गोदावरी और कृष्णा हो गई। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 7 नंबर का। आगे आ जाइए 8 नंबर में, निम्न में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का एक ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फ्लोन महोदय का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोटेश्वरम, हैली, फ्लोन, इनकी अवधारणाएं जब भारतीय जलवायु या भारत में मानसून जो मैकेनिज्म उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखिए दिया गया है कि राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित है, और ये कौन सा जो है जो IFSR रिपोर्ट 2021 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा, और लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी यही 2021 वाली ही है, इसके बाद कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी करी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर पे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहाँ अफ्रीका से लाकर 20 चीते जो है क्या किए गए, छोड़े गए थे। तो ये आपका जो है बहुत आसान सा प्रश्न है, ये आप जान रहे हैं, कूनो जो आपका मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम में आपको यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर आपका यूपी है, ठीक है ना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना रहा है, ठीक है। तो लिंगानुपात जो भारत का वो कितना रहा है, 943 रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए ये हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो ये हाईलाइट के बाद आपको इसका PDF भी अगर आपको चाहिए होगा तो PDF भी हाईलाइट वाला मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा किसको बोला जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, एवरेस्ट को आपका जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं। भूटान में स्थल भाग का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है, ठीक है, कितना भाग जो है हिमनद से है, तो ये आपका 3% है टोटल। भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो कौन सी है। अब देखिए कहाँ पे, भूटान में पूछ रहा है भाई, इंडिया का नहीं, भूटान में। तो यहाँ पे आपका देखिए भूटान में जो प्रमुख खाद्य फसल है वो आपकी चावल है। श्रीलंका जो है अति संपन्न है किन चीज़ों में, यानी कि क्या वहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में जो आपका दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पे म्यांमार की राजधानी कौन सी है ये पूछा गया है, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है, आपका नेपीता, ठीक है, या नेपीडा जो आपका है, नेपीता। वैसे बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्मदर कितनी, अब देखिए वर्ल्ड जो आपका पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो आपका प्रति 1000 व्यक्तियों पर ये जन्मदर कितनी थी, 17.067% थी। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या दोनों को मिला के कितनी है, ठीक है, 360 है, 180 है, अनंत है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है 19 नंबर में जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अक्षांश रेखाओं की जो संख्या 179 है, ठीक है। 179 मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अक्षांशों की संख्या जो है ये आपका 181 है। आगे देखिए ज्योग्राफी का जो 20 नंबर का है, तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है। तो तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे, ये 2 या 2 से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापक इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न एक होता है। तो मतलब जो तुलनात्मक मापक होते हैं उसमें क्या होता है, A और C यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। मापक आपको अलग अलग दिखेंगे लेकिन उनके जो प्रदर्शक भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा D, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे 21। अब देखिए यहाँ पे दिया गया निम्न में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो बॉक्साइट आपका जमुई में है, ठीक है। और
नेक्स्ट आपका दिया गया काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण जो है कैसे हुआ था, तो ये आपका दक्कन प्लेट में के अपक्षय के द्वारा जो आपका, ठीक है, उसकी वजह से हुआ था। वहाँ पे जो लावा निर्मित अपक्षय था उसकी वजह से। निम्न में से भारत के कौन से प्रदेश मृदाक्षरण से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो चंबल बेसिन भी आपका काफ़ी प्रभावित होता है। छोटा नागपुर पठार की जो उच्च भूमियाँ ये भी प्रभावित होती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। चंबल में आप जानते हैं कि वहाँ के बीहड़ों का नाम आपने सुना है, ठीक है, वहाँ पे गली इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन सा काफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है, सोन बेसिन है, नीलगिरी है, छत्तीसगढ़, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका नीलगिरी वाला रीजन जो है ये कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, कहाँ पे, कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है, तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है। वर्ष 2023 में मत्स्य उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं वो कौन से हैं, ठीक है, मछली के उत्पादन की बात करी जा रही है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे। अब देखिए बहुत ही अपडेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब यही रहते हैं। मैग्नीज देखिए एकदम लेटेस्ट डेटा आपका है ये सारा कुछ, ठीक है, 28 नंबर का। मैग्नीज में कह रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है मैग्नीज में, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कौन सा, तो इसमें आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बालाघाट का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह जो है गैर परंपरागत है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, न्यूक्लियर ऊर्जा है, कोयला है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी। मतलब जो आपका ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं गैर परंपरागत हैं, जो परंपरागत नहीं है, ठीक है ना। पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच कौन से युग्म सही हैं, G30 में देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम और उनके क्षेत्र कहाँ पे है, हुगरी जन आपका आसाम का कह रहा है, कलोल क्षेत्र गुजरात का हो गया, लूनेज आपका कह रहा है गुजरात का है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक आपका। स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच कौन से युग्म यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर भी आपका भोपाल में कह रहा है भैबी इलेक्ट्रिकल्स है, बोगईगांव पेट्रो इलेक्ट्रिकल, विशाखापट्टनम स्टील या इस्पात उद्योग भी है वहाँ पे, ठीक है, तो एक से अधिक आपका करेक्ट हो जाएगा। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये भी अक्सर न्यूज़ में रही थी, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है, मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन सी क्वालिटी यहाँ पे मेंशन करी गई है, तो आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच क्या हो, संतुलन हो, ठीक है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है, ये भी देखिए एकदम करंट के लगभग जो है 7 से 8 प्रश्न अब तक हो चुके हैं जो करंट बेस्ड हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो किस देश के साथ हो रहा है, वो चीन के साथ हो रहा है 34 नंबर पर, ठीक है। कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों को सही जो युग्म है उनको आपको सुमेलित करना है। तो तालचेर कहाँ पे, उड़ीसा में करेक्ट है, ठीक है। सिंगरौली छत्तीसगढ़ में नहीं है। विश्रामपुर कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं है। सुंदरी जो वृक्ष है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो अभी देखिए ये वाला सेम प्रश्न जीएस में आपने वहाँ पे सुंदरबन का नाम सुना था ना, तो सुंदरी जो वृक्ष है ये कहाँ पे पाया जाएगा, सुंदरबन डेल्टा पे पाया जाता है, उसी के नाम पे जो है उसका एरिया का नाम ही सुंदरबन पड़ गया था, ठीक है। केंद्र शासित या राज्यों की कह रहा साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा क्रम यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर कौन सा, केरल है, फिर लक्षद्वीप है, मिजोरम और गोवा है, ठीक है ना। आगे देखिए भारत में शीशे का जो प्रोडक्शन में अग्रणी है वो कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है, राजस्थान है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, देखिए ये सब ज़्यादातर प्रश्न आपके जीएस लेवल के हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर टीजीटी का पेपर आप देख रहे होंगे तो अगर आपने यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जीएस होता है उसको अगर आप ढंग से पढ़ें तो कम से कम यहाँ पे काफ़ी प्रश्न 40 में कम से कम 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जो वहाँ से आप हूबहू पा सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पालघाट दर्रा जो है कि ये भी देखिए आपका आसान सा प्रश्न है जो उससे रिलेटेड है, तो केरल और तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है।
सिनकुट्टा दर्रा आई थिंक यहाँ पे होगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, ये सारे दर्रे अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पाल घाट दर्रा वो पलक्कड़ में वहाँ पे है, ठीक है, जो कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच वहाँ पे उसको पाल घाट को पलक्कड़ दर्रा भी बोला जाता है। भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा, ये बहुत ही अपडेटेड प्रश्न भी है, NH44। एक्चुअली क्या हुआ कि जो आपका NH7 पहले था जो बनारस से लेके आपका कन्याकुमारी तक है, तो NH7 में आपका NH1, 2, 1A ये सब क्या कर दिया गया मिला के आपका ये जम्मू कश्मीर के पास से वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और ये कन्याकुमारी तक जाएगा, उसी का नाम जो है NH44 रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का टोटल कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे, ठीक है ना, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए। अब देखिए ये आपने वेबर के सिद्धांत को पढ़ा होगा, ठीक है। तो लौ इस्पात उद्योग कह रहा है कि कहाँ पे, कच्चे माल के या इसकी उपलब्धता के आधार पे, कि जहाँ से कच्चा माल आप लेंगे, क्योंकि ये भारहीन या भार त्यागी प्रकृति के उद्योग हैं। भाई आप 10 टन लोहा लाएंगे, उससे जो इस्पात बनेगा, मान लीजिए 5 टन का इस्पात बना, लेकिन 5 टन आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर कच्चे माल की स्थिति पे ही आप इंडस्ट्री को लगा देंगे तो जो 5 टन का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट है 5 टन वो आप मार्केट में ले आएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए आपका जो SDG टारगेट कितने हैं, SDG के टोटल गोल कितने हैं, वो 17 गोल है, ये आपको भी पता है, 17 169 करके है, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट में, यहाँ पे COP27 शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो क्या था, ठीक है। तो इसका जो विषय है वो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपका कार्यान्वयन के लिए 7 इसका विषय का नाम है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNSD था, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, रियो 2012 या रियो 2012 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। सतत विज्ञान, सतत विकास और डॉट डॉट की अवधारणाओं का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की अवधारणाओं का अध्ययन हम लोग पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत या पर्यावरण भूगोल में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे देखिए देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी वर्गों की भागीदारी जहाँ पे सुनिश्चित करी जाए, वही देश के समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। सार्वजनिक ऋण के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेजरी बिल और दिनांकित जो प्रतिभूतियाँ हैं ये सार्वजनिक हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अनौपचारिक जो क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर है वो कौन कौन से सेक्टर इनफॉर्मल में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए कारीगर, कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी, चाय की दुकान मालिक, ये भी आपका इनफॉर्मल में आएंगे। कचरा बीनने वाले ये भी इनफॉर्मल में है, ठीक है। स्वरोजगार ये भी आपका अनौपचारिक में है। कम पूंजी कौशल प्रवेश बाधाओं के साथ, ठीक है, चतुर्थ गतिविधियों में जो संलग्न हो वो भी आपका इसी में आएंगे अनौपचारिक क्षेत्रों में। तो यानी कि यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ये सभी आपके शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर C यहाँ पे 8 का जो आपका C करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बूम जो है, जब उच्च उत्पादन और आय में वृद्धि हो तो व्यवसायी को बूम बोला जाता है कि बूम की स्थिति आ गई है, ठीक है ना। आगे देखिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का जो समूह होता है उस समूह को क्या बोला जाता है, आयु रचना। अतिरिक्त उत्पादन की प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है या लिंगानुपात किसको बोला गया,
प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। बहुत ही आसान सा प्रश्न। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो कृषि और बाजार है इसको किस सूची में शामिल किया जाता है। जनरली आप जानते हैं 3 सूचियाँ होती हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो जो कृषि विपणन है यानी कृषि बाजार एग्रीकल्चर मार्केट है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है। किस चीज़ का परिणाम है जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, ये आपका उच्च जन्म दर यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट होगी, बर्थ रेट होगी, तभी बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। आगे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना % है। अब देखिए सेम है ज्योग्राफी वाला प्रश्न यहाँ पे भी आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एक प्रश्न आपका रिपीटेड भी आपसे मिल गया। ज्योग्राफी वाले अगर इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं काफ़ी प्रश्न आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इसमें है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो कौन सा है, बीहड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु। भारत में किस वर्ष को महान जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है। ये सब आपका रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, 1921 को ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलिए आगे देते हैं 16 और 20। 16 में देखिए आपका निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए महत्वपूर्ण जो सामाजिक संकेत है वो आपका क्या होता है, लिंगानुपात होता है। ठीक है ना, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता। ठीक है, प्रवास में जनसंख्या का आकार किसमें नहीं बदलता है, तो वो आंतरिक प्रवास में जनसंख्या का आकार नहीं बदलता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वहीं आपका इस एरिया में अगर आप जा रहे हैं थोड़े समय के लिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन पे, क्योंकि बाद में आप आ जाएंगे। तृतीय गतिविधि के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका भवन निर्माण को शामिल नहीं किया जाता है। तृतीयक जो है क्या है, सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग या परिवहन संचार, ये आपका इसमें सेवा क्षेत्र में आती है। प्राथमिक गतिविधियों में कौन सा शामिल नहीं। अब देखिए सारा लगभग तो इसमें 50% अब तक हम लोगों ने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यही आपका इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो प्रश्न अच्छा है फिर तो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शिक्षा देना। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, एक मैकेनिक अपनी कार की मरम्मत कर रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक जो है ये मार्केट एक्टिविटी में आएगा। आगे देखिए 25 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना चालू करी गई थी। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य, ये भी देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्या बात है। तो अनुसूचित जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो यूपी में है, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो एमपी हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए कौन सी विधि यूज करी जाती है। तो कौन सी यूज करी जाती है, आय विधि का प्रयोग किया जाता है। किसकी कितनी आय है उसी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कौन सा इसमें 2000 में लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी जो आपकी दी गई थी, 2 कमेटियां बनाई गई थी गरीबी के मापन के लिए, लकड़वाला कमेटी जो थी। ठीक है, एक और कमेटी बनी थी, उसका नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी में आपका कितना था, 1800 कैलोरी समथिंग, ये 2200 समथिंग कैलोरी का वो उन्होंने वहाँ पे दिया था। तो आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है, क्योंकि लोग वहाँ पे शारीरिक श्रम में लगे हुए होते हैं। जननांगी संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना क्या डिफाइन करता है। रिजर्व बैंक अगर बैंक दर कम कर रही यानी कि बाजार में अधिक तरलता आई है या करना है। निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है, गरीबी के कारण कौन सा नहीं है, ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, नरेगा किस वर्ष लागू करा गया है,
अब देखिए ये सब आपका जीएस वाले प्रश्न हैं। नरेगा आपका 2005 में चालू किया गया, ठीक है। बाद में 2011 के आसपास उसको मनरेगा महात्मा गांधी जोड़ा गया। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकर्स के रूप में कार्य करता है, ये तो करेक्ट है। और वो कौन सा सही होगा इसमें बैंकर्स के रूप में, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी क्या करते हैं, जमा पूंजी जो है रखते हैं, ये भी आपका करेक्ट है बैंकर्स के रूप में। आरबीआई अपनी ज़रूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ये भी बैंकर्स का ही काम है। आरबीआई मौद्रिक मामलों पर वाणिज्यिक बैंक को सलाह भी देता है, ये भी क्या होता है, एक बैंकर्स का काम होता है। तो इसमें तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे आ जाइए। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। घाटे के वित्त पोषण का उपयोग किस चीज़ के संसाधन को जुटाने के लिए किया जाता है, तो आर्थिक विकास के लिए। बिहार राज्य बीज निगम को आईएसओ प्रमाण पत्र कब मिला है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए मिला है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो इसमें देखिए आपका क्या है, गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन के लिए भी दिया जाता है ये। पर्यावरण प्रबंधन इसके लिए भी होता है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन, ये तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। GNIGPL गिल इंडिया बायो गैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है, किस पे करा जाएगा, 36 में। तो ये आपका ब्रह्मपुर बक्सर में किया जाएगा गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र का। निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, श्रम कानूनों में लचीलापन। 2022-23 के बजट में संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियां कितने % की उसमें वृद्धि की उम्मीद करी गई है, तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे देखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना, अब ये भी देखिए ज्योग्राफी का है लेकिन इकोनॉमिक्स में दिया है, ठीक है ना। तो डगमारा जो जल विद्युत परियोजना है बिहार में किस नदी पे इस परियोजना को बनाई गई है, तो ये आपका डगमारा कोसी नदी पे बनाई गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। आई थिंक इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कर लिया और जल्दी में कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दिया गया, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न थोड़ा तगड़े लग रहे हैं ठीक है। चलिए पॉलिटिकल साइंस ये भी आपका टीजीटी का ही है, टीजीटी एसएसटी में। चलिए पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। दिया है कि निम्न में 3 कथन दिया गया है। कथन 1 में कह रहा है कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कारण कह रहा है कि न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है, ठीक है, पहला रीजन है। दूसरा रीजन दे रहा है अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र की को आवश्यक बना देता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए कारण भी सही है, केवल 1, 2 अन्याय जहाँ पे हो रहा है वो मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक भी बना देता है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। 1 से अधिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए किसने कहा था लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है। देखिए प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का तगड़ा है, मतलब कठिन है। इकोनॉमिक का तो यानी इकोनॉमिक्स का तो एकदम आसान सा है, 40 में कम से कम आप 30+ वहाँ पे कर लेंगे ईजिली, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा प्रश्न अच्छे लेवल का है। चलिए देखते हैं। फिलहाल जेके गिलवर्थ ने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है या संदेह से परे है, उस पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए इनको मिलान करना है टिप्पणी और किसने क्या टिप्पणी करी है, ठीक है ना। तो सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र है। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र है। मस्तिष्क विहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र है। मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब मिला लेते हैं सबसे गरीब, मूर्ख और सबसे अयोग्य लोगों को शासन के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लौकी ने ही कहा है। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र, ये आपका टेलीरेडी का है, ठीक है। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो दिया गया है कि मस्तिष्क विहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र, ये आपका H.G. वेल्स ने कहा है। और अगला है यहाँ पे मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र, ये फॉगेट ने कहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए नेक्स्ट में।
भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए आपका अधिक उत्तरदायी शासन का रूप। भारत में लोकतंत्र ने शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया। लोकतंत्र अपेक्षा करता है शासक लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। तो एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में किस स्थान पर अस्तित्व में आया? ठीक है, कहाँ पे आया? तो ये आपका देहरादून में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? ठीक है, किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया GDH कोल के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका कौन सा कथन करेक्ट है? तो देखिए, लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं तत्कालीन विश्व में, लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने और उनको कार्य रूप में परिणत में बहुत समय लगता है। ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। उसमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हित में वो चीज़ें नहीं होती, बल्कि ये राजनीतिक दल वाले जो है क्या कर रहे हैं आजकल, लोकतंत्र को अनैतिक और शक्तिहीन बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जाते हैं। किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा अल्फ्रेड स्मिथ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्र के अनुकूल है? लोकतंत्र में तत्कालिक कार्यकुशलता का ह्रास पाया जाता है। ठीक है, तुरंत काम करने की वहाँ कुशलता का ह्रास पाया जा रहा है। लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अधिनामवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्र के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका एक से अधिक करेक्ट है। यहाँ पे भारत में भारतीय वन सेवा किस वर्ष अस्तित्व में आई? जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, IFS जिसको बोलते हैं, जो आपका UPSC के द्वारा चयन किया जाता है जिनका, ये आपका किस सन में अस्तित्व में आई? तो ये आपका आई थी 1864 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पे है? तो ये आपका ब्रिटेन में है संसद सर्वोच्च। निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? तो गांधी जी संविधान से किस प्रकार की अपेक्षाएं करना चाह रहे थे? कि भारत को दासता और संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। ठीक है, सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य में रहना चाहिए। यहाँ पे महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? ठीक है, यानी कि जो OBC कमीशन है वो कब गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, तो ये काका कालेरकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे लेकिन जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? ठीक है, तो इसी को जबरन जो है आपके वल्लभ भाई पटेल जो है गए और अपने प्रशासनिक पावर के आधार पे ही, पुलिसिया कार्रवाई के आधार पे उसको शामिल कर लिया था भारत में। तो ये जूनागढ़ रियासत थी। ठीक है, एकमात्र यही रियासत थी जो इस तरह का काम कर रही थी और इसको बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया, क्योंकि उनके रियासत का जो शासक है वो पाकिस्तान में जाना चाहता था लेकिन वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती थी। तो भाई जब जनता ही मिलना चाह रही है तो फिर शासक का कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, भारत में किसी विधि शासन कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ पे। निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी जो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी? तो वित्त एवं स्टाफ जो कमेटी थी वहाँ पे आपका। निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो कौन सा था? ठीक है, केवल नीतियों का निर्माण करना जो भारत को गरीबी मुक्ति पाने में सहायक हो, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, या आधुनिक औद्योगिक आधार निर्मित करना। ये तीनों यहाँ पे हैं, एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट।
चलिए आगे देखिए, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति जो आपकी BR अम्बेडकर हैं। कौन और थे? अयंगर भी हैं, अय्यर भी हैं, TT कृष्णामाचारी भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। तो 7 लोग थे, जिसमें एक BR अम्बेडकर थे, 6 अन्य लोग थे, तो 3 तो आपने देख ही लिया, अयंगर, अय्यर और कृष्णामाचारी। ठीक है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा किस तिथि को निर्णित किया गया था? तो ये कब निर्णय किया गया? 14 सितंबर 1949 को। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदें, ये आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में ये शामिल किया जाता है। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल, आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया? ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बतलाया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रकृति से गत्यात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं में मेल खाता है, सही है। धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से अलग रखता है, ये भी ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का वैज्ञानिक प्रारूप प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोगों के समान स्तर और अवसर की समानता, ये दोनों आपकी यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है भारत में? 25 नंबर है। तो कौन सी लोकतांत्रिक निर्वाचन की विषय? ऐसे निर्वाचन प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार भी रखता है, तो लोकतांत्रिक निर्वाचन हो गया। ठीक है, इसमें मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी ठीक है। निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराए जाते हैं, ये भी ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 26, कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? 26, ठीक है, यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो राजनीतिक प्रतियोगिता है, ये भी ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बनाता है, लोगों को उनकी सेवाएं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वालों को दंडित करने का अवसर भी प्रदान करता है, जो राजनीतिक प्रतियोगिता की बात करी जा रही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये निर्मित किया गया? तो ये 102वां संशोधन है, जो ओबीसी कमीशन के लिए है। ठीक है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में शामिल किया जाता है? तो ये कौन सी अनुसूची है? 3 नंबर की अनुसूची है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर की धारणा करता है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? असम भी है, नागालैंड को भी है, अरुणाचल प्रदेश को, मतलब स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया गया, ये तीनों को दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग इनके कई बार जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल किस अनुच्छेद में है। आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही? आपातकाल के समय, ठीक है, इसको एक बार में आपातकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या नहीं ठीक। इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 महीना तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी ठीक है। इसमें आपका 1 से अधिक हो जाएगा। कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं? तो टोटल 22 भाषा है, जो आपको पता ही है। तो कौन सा इसमें है? बोडो डोंगरी, ये भी है, उड़िया सिंधी है, नेपाली संथाली है। ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न में से मंत्रियों के बारे में, अभी देखिए भोजपुरी को भी शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है। ठीक है ना, मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णयकर्ता भी यही होते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में वही शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार तथा के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदार भी ये होते हैं, ये भी ठीक है। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के ही सहयोगी के तौर पर वो होते हैं। तो इसमें उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है,
आगे देखिए 29 है, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई है। तो स्थानीय शासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट है रिजर्व, कुल सीटों का 1/3 यानी कि 33%। चलिए आगे देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता को प्रदान करता है या बाध्यता है कि भाई आप मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मान्यता देता है वो। तो कौन सा है ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 37 में, भारत में कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है। ठीक है, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध है। यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कब जो है शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष वालों का मूल अधिकार में शामिल किया गया, 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में जो किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसके लिए कौन सा प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है, संवैधानिक नियुक्तियां होना, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं, वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते। ये भी आपका है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, क्योंकि मान लीजिए कि जज साहब जो है जाके वकील बन जाएं तो फिर तो वो सारे मामले को क्या करेंगे भाई, जज साहब जब जज रहेंगे तो उनके दोस्त रहेंगे और जज, तो इससे क्या होगा, वो मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से वो मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 35 का। 39 में देखते हैं, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है। भारत में जो दलीय राजनीतिक व्यवस्था है, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, दलों में सर्वोत्तम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव है, दलों में विशेषतः निर्वाचन के दौरान धन भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका भी है। डी ऑप्शन। भारत में एक राज्य विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, यानी कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की जो संख्या है वो लगभग जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो सकती है, एक राज्य की विधानसभा की जो कुल संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है। और लास्ट प्रश्न है इसका, लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है। देश में वैध, जिम्मेदार, उत्तरदायी सरकार का गठन, पहला करेक्ट है। देश में आर्थिक विकास, असमानता और गरीबी की कमी होना, ये भी सही है। नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रहित शासन का अस्तित्व होना, ये भी सही है। इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो टोटल आपके कितने हो गए, हम लोगों ने जो अब तक यहाँ पे कर लिया है, देखिए अब तक जो हम लोगों ने कंप्लीट करा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें कर ली गई हैं। एक तो आपका जीएस हो गया। ठीक है, जीएस कितना 40 प्रश्न आपका, उसके बाद हिस्ट्री था वो 40 प्रश्न, ज्योग्राफी था वो 40 प्रश्न, इकोनॉमिक्स था वो 40 प्रश्न, और आपका पॉलिटिकल साइंस था वो 40 प्रश्न। ठीक है, टोटल कितने हो गए 200 प्रश्न। अब 200 प्रश्न केवल एक ही वीडियो में आपका हो गया टोटल कंप्लीट, और इसके बाद सभी प्रश्नों का अलग अलग एक वीडियो मिल जाएगा, सभी का 30 जो 40 प्रश्न है, ताकि बाद में जिनका जो सब्जेक्ट है वो पूरा वीडियो ना देख के वो अपना स्पेशल वीडियो देख लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह से आपका पीजीटी जो है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग मेरिट की बात करें तो कट ऑफ अगर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्व करते समय ही एक आइडिया लग जाता है कि ऑलमोस्ट कितने आपके होंगे। मान लीजिए जीएस में आपने बहुत अच्छा अगर किया होगा तो 25 बहुत अच्छा अगर किया होगा तो मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम की हम लोग बात करें 25 मान लीजिए। हिस्ट्री का प्रश्न भी अच्छा रहा है तो हिस्ट्री में मान लीजिए आपने 30 करा है, ज्योग्राफी में भी आपने 30 किया हो, और इधर आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है तो
इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी अच्छा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम करे होंगे उनकी बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न काफ़ी कठिन रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको 25 रखते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए। अब मान लीजिए कि जिन लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिया है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को लिया है, जिसने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लिया है, ठीक है, तो जो मेरिट की पॉसिबिलिटी है अगर हम लोग देखें तो जिनका जो है 75 से 80 के बीच है, ठीक है ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है उनका होने का। एक्चुअली 85 की हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, रीज़न ये है ना कि सबके 25 नहीं सही हैं, बहुत कम ही लोग हैं 25 इधर होंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरिट यही 75 से 80 हो जाएगी किनकी, जो वहाँ के ओबीसी वगैरह हैं। अदर स्टेट की सीटें अब चूँकि 50% के अकॉर्डिंग होगी तो 80 के आसपास जो है ऑलमोस्ट जो है जो अनरिजर्व वाले हैं उनके होंगे, यानी 78 से लेके 80 के बीच पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेट के हिसाब से भी लोगों की संख्या वहाँ पे है, तो ये कट ऑफ वहाँ पे पॉसिबल है कि ये जाएगी टीजीटी का। अब देखिए ज़्यादातर आप लोगों की यही क्वेरी होती है कि सर कट ऑफ बता दीजिए। अब कट ऑफ का मतलब ये है कि जब मैं खुद पेपर को एनालिसिस नहीं करूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब पेपर सॉल्व किया जाता है तो एक समझ लग जाता है कि भाई एवरेज जो है कितना तक जा सकता है। ये मैंने हाईएस्ट जोड़ रखा है, ठीक है, 30 का 40 में, ठीक है ना। तो यही मान के चलिए आपकी 78 से 80 अगर आपके बन रहे हैं टीजीटी में तो लगभग संभावनाएं हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं कह सकते हैं क्योंकि सबके उतने नहीं सही होते, कोई 40 यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जीएस में बहुत रेयर में लोग होंगे, मान लीजिए 20 आपके हो गए, ठीक है, जीएस में। इधर आपका हिस्ट्री में आपने मान लीजिए 30 कर लिया पेपर के हिसाब से, लेकिन पॉलिटी आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर हिस्ट्री के साथ पॉलिटी है, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जिनका ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स है उनका जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़े हैं, ठीक है। पर्यावरण से कई प्रश्न आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दिया है। इकोनॉमिक्स का लगभग जो 40 प्रश्न है ना, इसमें जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया 20 प्रश्न लगभग आपके ज्योग्राफी में मिल जाएंगे। तो जिनका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है उनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है प्रश्नों के सही होने की, ठीक है। फिलहाल जो भी है एक ये आइडिया है, जो संभावनाएं हैं कि, और इसके अलावा आपके जो कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट कर लीजिएगा, तो उससे और ज़्यादा स्पष्ट जो है क्लियर पता चल जाएगा कि भाई कितने आसपास आप पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम आंसर की या फाइनल आंसर की से ही वो देख के बताइएगा, ये जो आपका दिया गया है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।